हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीए कविता और आज हम देखेंगे कि ईसीए को एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 कब कब टैक्स पे करना जरूरी है। जी हाँ, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के तहत कुछ एक ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि देता तो कोई और पर्सन है, लेकिन जो टैक्स है, टैक्स कौन पे करता है? हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे करता है। जी हाँ, टैक्स कौन पे करता है? ईसीओ पे करता है। तो आज हम उन सभी सर्विसेज को देखने वाले हैं, वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं। सबसे पहले जो सर्विसेज हैं, जो भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर से रिलेटेड है बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब और मैक्सी कैब। यानी कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज दे रहा है पर्सन, चाहे वो रेडियो टैक्सी से दे, चाहे मोटर कैब से दे, चाहे मैक्सी कैब से दे, और इवन मोटरसाइकिल, ओमनी बस और एनी अदर मोटर व्हीकल, इससे भी अगर कोई सर्विसेज दी गई है तो इस केस में ईसीओ जो होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो होगा, वो जीएसटी पे करेगा। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि जो मैक्सी कैब है, रेडियो टैक्सी है, उसका मीनिंग क्या है। रेडियो टैक्सी का मतलब यहाँ पे क्या होगा? रेडियो टैक्सी मीन्स टैक्सी इंक्लूडिंग अ रेडियो कैब बाय वट एवर नेम कोल्ड विच इज इन टू वे रेडियो कम्युनिकेशन। एक तो टू वे रेडियो कम्युनिकेशन का होना जरूरी है उसके अंदर, विद सेंट्रल कंट्रोल ऑफिस, यानी सेंट्रल कंट्रोल ऑफिस भी होगा इसका, मतलब एक ऑफिस होगा जिसके पास सारी कंट्रोलिंग पावर होगी। ठीक है जी। एंड इज अनेबल्ड फॉर ट्रैकिंग, उसमें ट्रैकिंग सिस्टम भी होगा, चाहे उसमें जीपीएस सिस्टम हो, चाहे उसमें जीपीआरएस, यानी जीपीएस और जीपीआरएस में कोई भी एक चीज, एक सिस्टम होना जरूरी है जिससे कि ट्रैकिंग पॉसिबल हो। ठीक है जी। तो ये तो हमारे पास था रेडियो टैक्सी। इस केस में जो है ईसीओ वो जीएसटी पे करेगा। नेक्स्ट वन अगर हम देखें, सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन इन होटल्स, यानी होटल्स के अंदर जो अकोमोडेशन दिया गया, इन गेस्ट हाउस, क्लब, कैंप साइट और एनी अदर कॉमर्शियल प्लेसेस मीन्ड फॉर रेजिडेंशियल और लॉजिंग पर्पसेज। यानी जो भी रेजिडेंशियल और लॉजिंग पर्पसेज से आपने कोई भी गेस्ट हाउस, इंस, होटल या कैंप साइट बुक किया है, कोई क्लब बुक किया है, किसका यूज करके? ईसीओ का यूज करके। ठीक है, डायरेक्टली आपने बुक नहीं किया, किस तरीके से? ईसीओ का यूज करके किया है। तो यहाँ भी जीएसटी कौन पे करेगा? ईसीओ। लेकिन 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 ध्यान से मेरी बात सुनिए, यहाँ एक वर्ड यूज हो गया, व्हाट? एक्सेप्ट। ठीक है जी। यहाँ एक वर्ड यूज किया गया एक्सेप्ट। इसमें क्या दिया हुआ है? एक्सेप्ट वेयर पर्सन सप्लाइंग सच सर्विसेज थ्रू ईसीओ, यानी पर्सन सप्लाई कर रहा है सर्विस किसको यूज करके? ईसीओ को यूज करके। इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी जो वो पर्सन है वो लाइबल है रजिस्ट्रेशन के लिए अंडर क्लोज 4 ऑफ सेक्शन 21 ऑफ यूटीजीएसटी एक्ट of 2017 read with subsection 1 of section 22 of the SAD CGST एक्ट। यानी कि आप इसमें दो हिस्से इस चीज के कर सकते हैं, दो पार्ट्स में इसमें आपको करके दिखाती हूँ विद डायग्राम। जो भी पर्सन है जो ईसीओ की सर्विसेज यूज करके सप्लाई कर रहा है, ठीक है, जो ईसीओ के थ्रू सप्लायर है सर्विसेज का, अगर वो पर्सन रजिस्टर्ड है, ठीक है, और दूसरा केस क्या हो सकता है? वो रजिस्टर्ड नहीं है, ही इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो इस केस में जो आपके पास जीएसटी है वो कौन पे करेगा? ईसीओ। बट इफ दैट पर्सन इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट, तो इस केस में जो पर्टिकुलर सप्लायर है ही विल बी लायबल टू पे जीएसटी। ध्यान से मेरी बात सुनिए, if the person is registered under GST Act then he will be responsible to pay tax to government। ठीक है। लेकिन अगर दूसरे एंड पे मैं बात करूं, जो पर्सन दिया गया है, जो सप्लायर है, वो सप्लायर जो कि सर्विसेज सप्लाई कर रहा है किसके थ्रू? ईसीओ के थ्रू। वो पर्सन खुद रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। जब वो पर्सन खुद रजिस्टर्ड नहीं है अंडर जीएसटी एक्ट, तो इस केस में कौन लायबल होगा? इस केस में ईसीओ खुद लायबल होगा। किस चीज के लिए? टैक्स को पे करने के लिए। क्लियर? यहाँ पे ईसीओ जीएसटी पे करेगा। तो ये इसका क्रक्स था जो आपके पास सेकंड पॉइंट में मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया। नेक्स्ट वन, सर्विसेज बाय वे ऑफ हाउसकीपिंग, प्लम्बिंग, कारपेंटिंग, except where the person supplying such goods or services through ECO is liable for registration। यानी सेम चीज यहां भी आ जाएगी आपके पास। अगर कोई भी हाउसकीपर, प्लम्बर या कारपेंटर जो है, अगर वो रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी एक्ट, सेम डायग्राम यहां भी अप्लाई हो जाएगा। अगर वो रजिस्टर्ड है
तो वो खुद से पे करेगा टैक्स, हाउस कीपिंग प्लम्बरिंग की सर्विसेज के केस में। बट अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ टैक्स कौन पे करेगी, ईसीओ पे करेगी। क्लियर है एवरीवन? ये दोनों, ये जो डायग्राम मैंने बताया वो इस सेकंड के लिए, सेकंड पॉइंट के लिए और थर्ड पॉइंट के लिए, बोथ पॉइंट्स के लिए ये एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट वन, सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज। अगर हम रेस्टोरेंट सर्विसेज की बात कर रहे हैं, अदर देन सर्विसेज सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट, यानी अगर हमने रेस्टोरेंट की सर्विसेज सप्लाई की अदर देन सर्विसेज सप्लाई बाय रेस्टोरेंट, ईटिंग जॉइंट्स एटसेट्रा लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रेमिसेस, जो भी हमने रेस्टोरेंट की सर्विसेज प्रोवाइड की अदर देन सर्विसेज सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट, ईटिंग जॉइंट्स एटसेट्रा लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस, तो ये हमारे पास क्या होगा, ईसीओ इसके ऊपर टैक्स पे करेगा। ध्यान से मेरी बात सुनिए, यहाँ पे स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस क्या है? स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस मींस प्रीमाइसेस प्रोवाइडिंग होटल अकोमोडेशन सर्विसेज, यानी जो कि होटल अकोमोडेशन सर्विसेज दे रहे हैं, हैविंग declared tariff of any unit of accommodation above 7,500 rupees per day और equivalent। ठीक है जी, यहाँ पे जो आपके पास ऊपर वर्ड यूज हुआ, व्हाट, स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। ये जो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस है, इसमें कौन से प्रीमाइसेस आएंगे, जो कि अबव 7,500 रुपीज जो है होटल अकोमोडेशन के लेते हैं। इनके अलावा जितने भी रेस्टोरेंट बच गए, जो रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, उसका जो खर्चा होगा जीएसटी का, यानी जो भी जीएसटी है वो कौन पे करेगा, ईसीओ पे करेगा। उस रेस्टोरेंट सर्विस वाले को वो ईसीओ पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है गाइज, तो ये हमारे पास कुछ एक ऐसी सर्विसेज थी जहां पे ईसीओ लाइबल होगा जीएसटी पे करने के लिए। इन केसेस में सर्विस प्रोवाइडर he is not responsible to submit GST to the GST डिपार्टमेंट। तो गाइज मैंने कोशिश की कि ईसीओ सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 को आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से मैं इस चीज को समझा पाऊं। अगर गाइज आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।